Good morning to respected principal sir, vice principal sir, and all my teachers. I am Harshit, as a computer teacher, Delhi Public School, Siwan. Today's my topic is cyber security and ethics. Next slide. Now, before know about the cyber security, we must know about the risk. What is the risk? Risk is the possibility of the something that the dangerous of the something that is happening in the real life. That can be positive or it can be negative. रिस्क जो होता है वो किसी आउटपुट का या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. तो उस हिसाब से कंप्यूटर रिस्क क्या होता है? कंप्यूटर जो रिस्क होता है एक कंप्यूटर के अंदर जो भी होने वाला हर एक एक्टिविटी जो एक्शन होता है वो हम लोग का रिस्क होता है. कंप्यूटर के अंदर रिस्क जो होता है वो किसी तरीके से हम लोगों के फाइल को किसी भी तरह के डेटा को वो करप्ट कर सकता है, रिमूव करता है और डैमेज भी करता है. किस तरीके से वो डैमेज करता है हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का वो कैसे वो डैमेज करता है. नेक्स्ट स्लाइड. जी डैमेज करता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, वर्म्स और द ट्रोजन हॉर्सेस. ये सब अलग अलग एक टाइप्स ऑफ वायरस हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद इनका एक्टिविटीज होता है वो हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाना होता है, फाइल पे अटैक करना होता है और रिमूव करना होता है, लोगों को हार्म करना होता है सिस्टम को. तो फर्स्ट हम लोग का है वायरस. वायरसेस क्या होता है? वायरसेस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है. जैसे हम लोग अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होता है उसी तरीके से हम लोग का अलग अलग जो प्रोग्राम होता है वैसे एक वायरस भी हम लोगों का प्रोग्राम है. बट अंदर बस इतना है कि जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग पॉजिटिव पर्पस से यूज करते हैं और जो वायरसेस होता है यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव पर्पस से यूज होता है. बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वायरस का यूज सिर्फ हम लोग नेगेटिव पर्पस से ही यूज होता है, बट इसका पॉजिटिव यूज भी होता है. तो अगर ये किसी भी कंप्यूटर में अगर ये इंटर कर जाता है तो फिर ये हमारे सिस्टम को ये हार्म पहुंचाता है. नेक्स्ट वन इज वर्म्स. वर्म्स क्या होता है? ये भी एक तरह का वायरस ही है, बट ये इस वायरस से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो रेप्लिकेशन होता है इसका रेप्लिकेशन होता है थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है. और ये जो वर्म्स वायरस है ये हमारे सिस्टम पे बूट सेक्टर पे काम करता है. बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर उस पीरियड को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं जब हमारा सिस्टम ऑन हो रहा हो और ऑन हो जाए. यानी कि जैसे कि एक मेरा ये लाइट है, हम स्विच को ऑन किए और ऑफ किए तो ये तुरंत ऑन हो जाता है और तुरंत ऑफ हो जाता है. बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर को ऑन करने और कंप्लीट ऑन होने के बीच में कुछ समय लगता है. दैट इज द बूट सेटिंग टाइम. उस समय को हम बूट सेक्टर बोलते हैं. तो कंप्यूटर जो वर्म्स वायरस होता है वो उसी समय में ये अटैक करता है जब हम अपने कंप्यूटर को हम ऑन कर रहे होते हैं. उस समय पे ये हमारे सिस्टम पे अटैक करता है और हमारे हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स होते हैं उस पे ये अटैक करके उसको करप्ट कर देता है, उसको डैमेज कर देता है. जो कंप्यूटर जो हम लोग का वर्म्स होता है ये जो होता है ऑनलाइन तरीके से हम लोगों का जो डेटा होता है जहां पर हम लोग कुछ भी ऑनलाइन परचेजिंग कर देते हैं तो उस समय में हम लोग अपने किसी भी डेटा को वहां पे सेव कर देते हैं. लाइक अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेबिट कार्ड नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, यूपीआई ये सब हम लोग वहां पे सेव कर देते हैं. तो ये वर्म्स वायरस वहां पर भी अटैक करता है ऑनलाइन तरीके से. द नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्सेस. ट्रोजन हॉर्सेस जो होता है ये सबसे ज्यादा अटैक करता है और बहुत ही ये हिडन तरीके से अटैक करता है जो किसी को पता नहीं चलता है. फॉर एग्जांपल अगर समझे तो हम लोग जब कभी भी कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे या फिर किसी भी वेब ब्राउज़र पे तो उस केस में हम लोग बस कभी-कभी नोटिफिकेशन आता है क्लिक हियर टू विन द स्मार्टफोन, क्लिक हियर टू विन द लॉटरी, लाइक दिस टाइप का अगर हमें बस मैसेज अगर आता है और अगर हम उस पे क्लिक कर दिए तो वो सब फाइल में वो सब लिंक पे जो होता है वहां पे उसके अंदर वायरसेस जो ऑलरेडी उसके अंदर रहता है और उस पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सिस्टम में वायरस जो है वो एंटर कर जाता है. तो ये एक अलग हिडन टाइप का वायरस होता है जो कभी किसी को पता भी नहीं चलता है और वो गलती से भी क्लिक कर दिया या फिर कोई ऐसा हम लोग के पास एक विंडो ओपन होता है या फिर कोई मैसेज आता है जहां पर हम ओके कर देते हैं. तो ओके करने से भी यहाँ पर जो है हम लोग के अंदर वायरस चूंकि हम उसको जो है अलाउ कर देते हैं कि हाँ यू एंटर इन माय कंप्यूटर, तो हम उसको अलाउ करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वो एंटर कर जाता है.
तो जो कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि ये जो वायरस है वो किस तरीके से हम लोग के अंदर आ गया है। और उसके बाद हम लोग के कंप्यूटर के अंदर आने के बाद ये जो होता है वायरस हम लोग के सिस्टम पे अटैक करता है, फाइल पे अटैक करता है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है उस पे वो अटैक करता है और उसके बाद फिर मेरा वो जो डेटा होता है वो करप्ट कर जाता है। करप्ट इन द सेंस कि फिर वो यूजलेस हो जाता है, फिर से उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो ट्रोजन हॉर्सेस है, इस जो वायरस है, ये वायरस को हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से भी यूज करते हैं। जो बड़े-बड़े कंपनी में कहीं पे अगर हम लोग इसको हैकर्स वगैरह जो लोग होते हैं, वो हैकर इसको जो है इस वायरस को जो है किसी पासवर्ड वगैरह को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए भी इस वायरस का यूज करते हैं। अपन तो नेक्स्ट स्लाइड। ये जो वायरस है ये कैसे अटैक करता है? ये जो वायरस है कैसे अटैक करता है? तो वायरस अटैक करने का बहुत सारा सोर्स हो सकता है, जिसमें से एक सोर्स है हम लोग का इंटरनेट, जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर यूज करने के टाइम जो कि हम लोग का जो नेटवर्क होता है वो एक रेडिएशन से कनेक्ट होता है और उस रेडिएशन के थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है वो एंटर कर जाता है। हम लोगों को जनरली मेल वगैरह भी आता है कभी-कभी कि इस टाइप का कि हम लोगों को कुछ लालच दिया जाता है कि आपको किसी टाइप का लॉटरी लगा है या फिर आप किसी टाइप का प्राइज जीते हैं या फिर इस टाइप के कुछ अलग-अलग आपको जो मैसेजेस आते हैं जो कि स्पैम मैसेज होते हैं, उस टाइप के मैसेज को हम लोग को ओपन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू वेरीफाई कि वो जो मेल आया है वो लीगल है, इलीगल है, अननोन सोर्स से आया है कि वो हमारे जानने वाले को भेजे हैं, वो सब चीज हम लोग को पहले वेरीफाई करना चाहिए। अदरवाइज अगर उस फाइल को हम ओपन करेंगे, इट मे बी कि उस फाइल के अंदर जो है वायरस ऑलरेडी पहले से कोडिंग होता है और जैसे उस फाइल पे हम क्लिक करेंगे वो फाइल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन साथ में हमारे सिस्टम के अंदर वायरस भी एंटर कर जाएगा जो कि हमको पता नहीं चल पाएगा। तो कभी भी किसी भी ईमेल वगैरह को ओपन करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। इसके बाद फिर हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो वहां से भी हम लोग का जो वायरस होता है वो अटैक करता है। किसी को हम अगर मैसेज भेज रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं तो इस केस में कभी-कभी रिसीव करने के टाइम और कभी-कभी हमारा जो है कि उसको सेंड करने के टाइम, दोनों टाइम में हमारा वायरस आ सकता है। अगर फिर स्पैम टैग का मैसेज अगर आए तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, उसको ओपन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज फिर हमारा सिस्टम में वायरस एंटर करेगा एंड देन हमारे फाइल को वो करप्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो उस वायरस से बचने का उपाय, क्योंकि मेरे सिस्टम में वायरस इंटर कर रहा है तो उस वायरस से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है एंटीवायरस। क्योंकि इसके पहले ये बताया कि जो हम लोग का वायरस होता है वो भी एक तरह का प्रोग्राम ही होता है जो किसी न किसी के द्वारा बनाया गया होता है। ये कोई नेचुरल नहीं है। ये जो हम लोग का जो वायरस होता है वो कोई नेचुरल नहीं है, ये किसी न किसी ह्यूमन के द्वारा ये बनाया गया होता है। तो जिस तरीके से हम लोग का कोई सॉफ्टवेयर किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, लाइकवाइज जो हम लोग का वायरस होता है वो भी किसी न किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे कहते हैं ना लोहा को काटता है, लाइक वही काम यहाँ वही करेगा कि जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक हम लोग का वायरस है और ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक हम लोग का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हम लोग का जो एंटीवायरस है, वही एंटीवायरस यहाँ पे हमारे इस वायरस को भी अटैक करेगा और उसको ये खत्म करेगा, जो हम लोग का एंटीवायरस है। एंटीवायरस जो हम लोग का वो हेल्प करता है हम लोग किसी भी टाइप के वायरसेस को रिमूव करने में, उसको डिटेक्ट करके, उसको फाइंड आउट करके जो है उसको रिमूव करने में। एंटीवायरस होता है वो कंप्लीट एक मेडिसिन होता है, वायरस का एक कंप्लीट मेडिसिन है। जैसे एज ए ह्यूमन अगर हमको कुछ होता है, इसकी सर्दी खांसी बुखार होता है तो हम दवा खाते हैं, लाइकवाइज अगर कंप्यूटर में कुछ अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर उसमें वायरस आ जाता है तो उसको भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसका मेडिसिन है एंटीवायरस। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे सिस्टम में जब वो एंटर कर जाता है तो हमारे सिस्टम के हर एक वायरस को वो रिमूव कर देता है, उस पर अटैक करके उसको फाइंड आउट करके वो रिमूव कर देता है। जो एंटीवायरस होता है वो भी अलग-अलग तरीके का होता है, यानी कि कुछ एंटीवायरस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है
और कुछ एंटीवायरस जो होता है वो थोड़ा लो स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसमें भी जो हम लोग का जो एंटीवायरस होता है कुछ हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। और कुछ एंटीवायरस होता है जो हम लोग को परचेज करना पड़ता है, दैट इज द वेरी पावरफुल एंटीवायरस। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस आर द क्विक हिल, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर है हम लोगों का। इसके बाद कास्परस्काई, गार्जियन या फिर एबीजी, ये सब अलग अलग हम लोग का जो कि एंटीवायरस है, हम लोग का सिस्टम में इंस्टॉल करके वायरस से हम लोग बच सकते हैं। जो कि हमारे अगर सिस्टम में अगर वो एंटर कर भी जाता है गलती से, अगर मान लीजिए गलती से अगर हम किसी फाइल पे क्लिक कर दिए और सिस्टम में अगर वो एंटर कर भी गया, तो उसके पास ऑलरेडी पहले से मेडिसिन है, यानी उसके पास ऑलरेडी पहले से जो है एंटीवायरस है कि उस जो उसका बीमारी है दैट इज द वायरस, उस वायरस को वो किल कर सकता है। तो हमको पहले से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस हमेशा हमको रखना चाहिए, हमारा सिस्टम का जो डेटा है वो हमेशा सेफ रहे, सिक्योर रहे। जो हम लोग का जो ये एंटीवायरस होता है, उस एंटीवायरस को परचेज करने के टाइम में हम लोगों को सिर्फ एक की मिलता है। की इन द सेंस कि कुछ अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, कुछ अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है जो 20 to 25 डिजिट का होता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा इन द सेंस कि उसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों मिक्सअप होता है। तो वो सिर्फ हम लोग उस की को उसमें डाल देते हैं, तो हम लोग का जो एंटीवायरस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग का एग्जांपल्स है कुछ एंटीवायरस का, जो कि हम लोग का मैकेफी है, आवस्ट है, नॉर्टन है, ट्रेंड्स, ये सब अलग अलग हम लोग का एग्जांपल्स है एंटीवायरस का। ये सब इसके अलावा भी और बहुत सारा होता है, लेकिन ये भी हम लोग का एक एग्जांपल है एंटीवायरस का। नेक्स्ट, what are some tips for preventing the virus worms and the Trojan horses infection? अगर वो इन्फेक्ट कर जाए तो उसका टिप्स क्या क्या है जिससे हम बच सकते हैं अपने वायरस को अटैक करने से। इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। बस ऑलरेडी टोल कि अपने सिस्टम में हम लोग को एंटीवायरस को हमेशा इंस्टॉल करके ही रखना चाहिए, अदरवाइज अगर वो अटैक कर गया तो हमारे सिस्टम पे वो हार्म पहुंचा सकता है। इसके बाद से एंटीवायरस अगर कभी भी वायरस अटैक करता है तो एक हमको वो फ्लैग देता है, एक वो हमको नोटिफिकेशन देता है कि हाँ हमारे सिस्टम पे वो वायरस अटैक कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी बच सकते हैं कि अगर वो वायरस अगर अटैक किया तो हम तुरंत उसको रिमूव कर देंगे एंटीवायरस के थ्रू। तो हमको एक नोटिफिकेशन वो दे देता है, एक हमको फ्लैग वहां पे वो शो कर देता है। और उस फाइल को हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर जिस फाइल पे मेरा वायरस अटैक कर रहा हो तो वहां पे शो कर देता है कि कौन सी फाइल पे कौन सी ड्राइव में हमारा वो फाइल है जहां पे वायरस पे अटैक हो रहा है। तो हम उस फाइल को डिलीट भी करके हम अपने उस फाइल से हम बच सकते हैं, उस वायरस से हम बच सकते हैं। और जो हम लोग का कुछ यूजलेस अगर हम लोग का कोई डेटा अगर किसी के द्वारा अगर भेजा जा रहा है, अगर हम ब्लूटूथ से ले रहे हैं, वाईफाई से ले रहे हैं, मेल से ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे ले रहे हैं, कभी भी ले रहे हैं, तो अगर यूजलेस कोई भी ऐसा फाइल कोई अटैचमेंट अगर हमारे पास आता है तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए। जो कि अगर कोई ट्रस्ट पर्सन से अगर वो हम ट्रस्ट पर्सन से अगर हम उसको जो है रिसीव नहीं कर रहे हैं तो हमको उसको ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक यहाँ पे ये दर्शाता है, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हम अगर अपने कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस अगर लोकल रखें, अगर अपने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में लोकल रखें, कंप्लीट ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा कि दिखाने के लिए तो हम रखे हुए हैं कि हाँ हमारा सिस्टम में एंटीवायरस है, बट वो किसी काम का नहीं होगा। अगर हम सिस्टम में अगर हम एक कोई लोकल अगर एंटीवायरस डाल लें तो फिर वो ये नहीं फिर उतना वो पावरफुल नहीं होगा। हमारे सिस्टम में अगर वायरस अटैक करेगा तो उस चीज को वो जो है वो रिमूव नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी हमको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने सिस्टम में नहीं रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। नेक्स्ट, what happened with the antivirus program infected file? अगर क्या होता है अगर एंटीवायरस को अगर कोई फाइल कोई मिल जाता है इन्फेक्टेड, अगर एंटीवायरस हमारे में सिस्टम को स्कैन कर रहा है और उस समय में अगर उसको कोई वायरस अगर मिल जाए तो कंप्लीट ये भी एक ह्यूमन के जैसा ही काम करता है। जैसे
कि अटेम्प्ट रिमूव और डिटेक्ट वायरस, वो उस पे अटैक करेगा, अटेम्प्ट पर उसको फाइंड आउट करेगा कि हमारे सिस्टम में कहां वायरस है, फाइंड आउट कर लिया एंड उसको फिर वो क्वारंटाइन कर देता है। जैसे कि हम लोग अभी कोरोना के पीरियड में देखे थे कि अगर किसी भी पर्सन के अगर बॉडी पे अटैक कर रहा था वायरस, देन उसको आदमी क्वारंटाइन कर दे रहा था 14 डेज 16 डेज के लिए। लाइकवाइज यहाँ भी वायरस एंटीवायरस भी यही काम करता है कि एंटीवायरस अगर किसी भी वायरस को अगर फाइंड आउट कर लिया सिस्टम में, तो उस फाइल को वो कुछ दिनों के लिए वो क्वारंटाइन कर देता है, यानी कि उसको एक अलग फोल्डर में रख देता है, और जब वो उसमें से वायरस जब वो खत्म हो जाता है तो फिर से वो अपने जगह पर फिर से वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये भी सिस्टम है कि ये अपने आप क्या करता है, पहले फाइंड आउट करता है कि मेरे सिस्टम में कहां पे वायरस है। अगर फाइंड आउट हो गया, अगर मिल गया उसमें वायरस, तो उसको वो क्वारंटाइन कर देता है, और क्वारंटाइन करने के बाद कुछ दिनों के लिए उसको अलग वाले फाइल में रख देता है, और बाकी जो मेरा सेफ फाइल है उसको अलग रख देता है, लाइक ए ह्यूमन बिहेवियर। यस, सिक्योरिटी से बचने के लिए हम लोग के पास एक और सॉल्यूशन है। सिक्योरिटी करने के लिए उसकी अपने वायरस से बचने के लिए हम लोगों के पास एक और सॉल्यूशन, दैट इज द फायरवॉल। ये कंप्लीट एक बुलेट प्रूफ की तरह होता है। मतलब एक हमारे पास ऐसा डिवाइस होगा जो कि हम लोगों को वहां उस डिवाइस को लगाने के बाद हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वायरस को वो आने ही नहीं देगा। वो वहां पे एक वॉल की तरह एक वहां पे खड़ा रहेगा, और जैसे अगर कोई भी वायरस अगर आने का अंदर कोशिश किया तो वो वॉल उसको रोक लेता है, वो फायरवॉल उसको रोक लेता है और वो अंदर एंटर नहीं करने देता है। ये जो फायरवॉल वगैरह होता है, ये इसमें हम लोग देखें तो दो चीज होता है, एक इंटरनेट होता है और एक इंट्रानेट होता है। लेकिन हम लोग इंटरनेट जानते हैं, इंट्रानेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट हम लोग जो जनरली यूज करते हैं एज ए पब्लिक हम लोग जो यूज करते हैं वो इंटरनेट ही यूज करते हैं। बट इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट भी इंटरनेट की तरह ही होता है, बट उसको हम लोग प्राइवेट यूज करते हैं। मतलब कि किसी भी कंपनी वगैरह में देखेंगे कि उन लोगों का एक अलग अपना सर्वर होता है, उन लोगों का एक अपना नेटवर्क होता है, तो वो हम लोगों का इंट्रानेट होता है। उस नेटवर्क पे उसके इंटरनेट को कोई और यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो होंगे सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। वो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वो सिक्योर रहता है। तो उस टाइप का वो जो हम लोग का जो ये इंट्रानेट होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस, कि उस इंटरनेट पे कोई और भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग का वो जो इंटरनेट होगा वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर होगा, और क्योंकि जो इंटरनेट होता है उस पे पब्लिक का जो गैदरिंग होता है वो अलग अलग सोर्स से आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। किसी के सिस्टम में अगर वायरस होगा तो वो मूव करके किसी और के में वो ट्रांसफर हो जाता है। बट इंट्रानेट में जो होता है उन लोगों का एक पर्सनल एक नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क में किसी और का कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो एक फायरवॉल की तरह काम करता है, और उसमें वायरस का चांसेस एकदम नहीं के बराबर होता है। जो हम लोग का इंट्रानेट होता है और ये जो हम लोग का इंटरनेट होता है, और फायरवॉल वहां पे एक एज ए सिक्योरिटी पर्पस वो काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। यूजर नेम और पासवर्ड, आई थिंक हम सभी लोग जानते होंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है। कोई भी एक यूनिक जो हम लोग का नेम होता है किसी भी चीज को लॉगिन करेंगे। जैसे अभी हम बोले कि इंट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि एक पर्सनल पर्पस से यूज किया जाता है। तो उस नेटवर्क को यूज करने के लिए, इंट्रानेट के नेटवर्क को यूज करने के लिए हमारे पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, जो कि उस इंट्रानेट को सिक्योर किया गया है जिस यूजर आईडी और पासवर्ड से। तो हमारे पास वो यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जो यूजर आईडी और पासवर्ड जिसके पास होगा तो वो लोग उस इंट्रानेट वाले एरिया में वो लोग इंटर कर सकते हैं, यानी कि उस जो हम लोग का नेटवर्क होगा, जो हम लोग का इंट्रानेट होगा, उसको वो लोग यूज कर सकते हैं। तो जो हम लोग का पासवर्ड होता है वो हम लोग का एक प्राइवेट होता है, और यूजर आईडी भी हम लोग का प्राइवेट होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग का ईमेल आईडी, इट्स आल्सो द एग्जांपल ऑफ ईमेल आईडी। अगर हम लोग किसी को ईमेल आईडी पर अगर अपने ईमेल आईडी या किसी तरह कोई अगर आईडी बता भी दें, यूजर आईडी,
तो हमको से प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी को अपना पासवर्ड देते हैं। तो कभी भी अपना ईमेल आईडी या किसी भी तरह का आईडी शेयर करने से प्रॉब्लम हमको कभी नहीं होती है। प्रॉब्लम वहां पे होगी जहां पे जब हम किसी को अपना पासवर्ड दे दें। तो पासवर्ड कभी भी हमको जो है अपना पासवर्ड कभी भी हमको अपना सिक्योर रखना चाहिए। सिक्योर इन द सेंस कि कभी भी उसको स्ट्रांग पासवर्ड रखना चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड हम लोग का क्या होता है, लोग आगे देखते हैं। स्ट्रांग पासवर्ड मतलब कि एक ऐसा पासवर्ड जो कि कोई जल्दी उसको गेस ना कर पाए। यानी कि वो किस टाइप का स्ट्रांग पासवर्ड हो सकता है, जो ऐसा पासवर्ड जो हमारा उसमें स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो। दैट इज द कंप्लीट स्ट्रांग पासवर्ड। लेकिन अगर हम बात करें पासवर्ड की, तो कभी अभी भी थोड़ा कॉमन है कि अगर हमको पासवर्ड लगाना है तो हम मोबाइल नंबर लगा देते हैं, याद रहेगा। डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं, याद रहेगा। ये कॉमन पासवर्ड अभी भी बहुत लोग इसके चीज का यूज करते हैं कि चलो कहीं पासवर्ड लगाना है, हम अपने मोबाइल नंबर लगा देते हैं, अपना ये डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं। तो ये स्ट्रांग पासवर्ड नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ किसी को गेस करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। कभी भी इस टाइप का पासवर्ड कहीं भी यूज नहीं करना चाहिए। पासवर्ड हमेशा कभी भी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और सिंबल, ये चारों का मिक्सअप होना चाहिए, तब जाके मेरा एक कंप्लीट स्ट्रांग पासवर्ड बनता है। जो पासवर्ड होता है ये एवरेज टाइम टू डिस्कवर, इसको कैसे गेस करने में कितना टाइम लग सकता है एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर के बीच में। जो काम कंप्यूटर 18 सेकंड में कर सकता है, वो काम ह्यूमन 3 मिनट अप्रॉक्स लगा सकता है। मतलब कि ये एक दिखा रहा है कि कंप्यूटर किसी भी काम को कितना फास्ट तरीके से सोच सकता है कंपेयर टू द ह्यूमन। No, play the video. Now see the video of सुना। हाँ बोलो। मैंने ऑनलाइन में एयर टिकट बुक किया था बागडोगरा टू दिल्ली, लेकिन प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया और मैंने टिकट भी कैंसिल कर दिया। अभी देखो ना, पैसा रिफंड ही नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? तुम एक काम करो, गूगल पे जाकर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करो और उस नंबर पर कॉल करो। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व कर देंगे। हेलो, हाँ कस्टमर केयर। मैंने एयर टिकट कैंसिल किया था, पर अभी तक मेरा रिफंड ही नहीं आया है, क्या करूं अभी मैं? ओके मैडम, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं। आप कार्ड से पेमेंट किए हैं तो अपना कार्ड का नंबर और सीवीवी नंबर बताएं। आप गूगल प्ले स्टोर से एक एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करिए, जिस ऐप से आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। हाँ हेलो सर, हो गया, एनीडेक्स ऐप डाउनलोड हो गया। आप ऐप का यूजर आईडी और कोड बताएं, इससे आपका पैसा रिफंड हो जाएगा मैडम। हाँ, मेरा यूजर आईडी है 7421 और कोड नंबर है 421। हाँ, मेरा डेबिट कार्ड नंबर है 1425 003295। हाँ, सीवीवी नंबर 123। आपका पैसा रिफंड हो जाएगा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे देख क्या हो रहा है, देख अपने आप से चल रहा है। अरे यार, पैसा कट रहा है मेरा, ओटीपी भी नहीं दिया है, देख तो। सावधान, किसी अपरिचित व्यक्ति के कहने पर रिमोट डेस्कटॉप ऐप यानी एनीडेक्स, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट ऐप मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड ना करें। इससे साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपका मोबाइल और कंप्यूटर को नियंत्रण में लेके आपका बैंक अकाउंट से पैसा चोरी कर सकता है। धन्यवाद। आप
इसमें बात किया था एनीडेस्क ऐप का। एनीडेस्क एक रिमोट कंट्रोल ऐप होता है। इस ऐप पे एक आईडी और पासवर्ड आता है। वो आईडी और पासवर्ड अगर हम किसी को बता दें तो हमारा सिस्टम यहाँ पर है, बट यहाँ से बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से उस कंप्यूटर पर हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पूरा ये सिर्फ एक मेरा फिजिकल रूप में यहाँ पर होगा, बस डिजिटल रूप में हमारा वो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा होगा। यहाँ पर वो दिख रहा होगा कि हम अपना अगर माउस अगर वहां से अगर इसको मूव कर रहे हैं तो वहां मेरा माउस यहाँ पे मूव हो रहा होगा, बट वो वहां से एक्सेस कर रहा होगा। ये एक कंप्लीट एक रिमोट कंट्रोल ऐप है। टीम वीवर लाइक हम लोग का जो हम लोग का यहाँ पे यूज किया था एनीडेस्क, ये सब एक ऐसा ऐप है कि इसको हम लोग बहुत ही रेयर यूज किया जाता है और बहुत ही ट्रस्ट पर्सन के साथ ही उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल होगा वो उस पर्सन के पास चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे हर एक सिस्टम का डेटा वो कॉपी कर सकता है, वो कुछ भी यूज कर सकता है। मतलब अगर जो काम हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं वो हर एक काम वो पर्सन भी कर सकता है। हर एक काम सिर्फ वही फिजिकल रूप में मेरे पास होगा, बाकी हर एक काम वो पर्सन कर सकता है। तो इस तरीके से कभी भी ये सब ऐप से हम लोग को बचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी अपना डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन ये तो बताना ही नहीं चाहिए, जो कि एक कॉमन चीज है। ये कभी नहीं बताना चाहिए और नहीं कभी हमसे कोई पूछता है अगर कोई जो लीगल पर्सन होगा। अगर कोई लीगल पर्सन होगा तो हमसे वो कभी भी पूछेगा ही नहीं। अगर जो इलीगल होगा वो जरूर पूछेगा और इनमें भी हमें बता दे तो फिर वो हमारे साथ भी फ्रॉड हो सकता है। अनफ्रेश एक्सेस एंड यूज। अपने किसी भी सिस्टम को बचाने का मेरे पास बहुत सारा आजकल अलग अलग तरीका आ चुका है। अपने सिस्टम को और भी ज्यादा सिक्योर करने का बहुत सारा आज के इसमें से अभी हम लोग यूज भी करते हैं बहुत सारा। लाइक हम लोग का फिंगरप्रिंट, जो कि हम लोग का सिस्टम को सबसे ज्यादा सिक्योर कर दिया है, कंप्यूटर को लैपटॉप को बहुत ज्यादा सिक्योर कर दिया। यानी कि हमारे बिना फिंगरप्रिंट का हम लोग किसी भी कंप्यूटर को ऑन करना इट्स इम्पॉसिबल कि हम लोग ऑन कर सकते हैं अगर उसको किसी और भी गलत तरीके से यूज न करें तो। पैटर्न जो कि ऑलरेडी हम लोग का पुराना है मोबाइल में, पिन या फिर सबसे अभी जो इंटरेस्टिंग आया दैट इज द फेस लॉक। फेस लॉक यानी जब तक हमारा फेस इससे मैच नहीं करेगा तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा, हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। इसके अलावा जो हम लोग का और एक और चीज है जो कि नया में हम लोग का है वॉइस। हम कुछ ऐसा यूनिक वर्ड बोल करके हम अपने सिस्टम को अनलॉक भी कर सकते हैं कुछ और उसी आवाज में। यानी कुछ ऐसा यूनिक वर्ड होगा जो वर्ड सिर्फ हम जानते होंगे और हमारे ही आवाज में अगर हम ऐसा बोले तो हमारा सिस्टम अनलॉक हो जाता है। तो ये सब एक अलग अलग जो एक तरीका है जिस तरीके से हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। फुटप्रिंट्स मीन्स कि हम जहां कहीं भी चलते हैं वो एक हमारा फुटप्रिंट होता है। अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो ये मेरा एक फुटप्रिंट बन रहा है। जहां जहां हम चलेंगे एक हमारा फुटप्रिंट बन रहा होता है। तो ऑनलाइन भी एक फुटप्रिंट बनता है जो कि हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग जब कभी भी किसी भी साइट पे कहीं भी अगर सर्च कर रहे हो तो एज ए हिस्ट्री में एक हमारा फुटप्रिंट बन जाता है। यानी कि हम कब कौन सी साइट पे कितने बजे कौन सी डेट को क्या क्लिक किए थे, हर एक डेटा एक हमारा फुटप्रिंट के रूप में हमारे हिस्ट्री में वो सब कुछ ऐड हो जाता है। तो या तो वो हमारा चाहे कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, चाहे कोई हम अपना ऑनलाइन तरीके से कोई काम कर रहे हो, या फिर हम अपना कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या फिर अपना कुछ आईडी पासवर्ड से कुछ लॉगिन कर रहे हो। यानी कहीं भी अगर ऑनलाइन तरीके से अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो वहां पर एक मेरा फुटप्रिंट बन जाता है। जो फुटप्रिंट होता है वो फुटप्रिंट हैकर को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो जो फुटप्रिंट होता है वो हैकर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो पता कर सकता है कि इस पर्सन को अगर हम बार-बार किसी साइट पे जा रहे हैं तो उस पर्सन को ये बात ये पता लगा सकता है हैकर कि हमको सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है कि बार-बार उस साइट पे जा रहे हैं। तो वो चीज को पता लगा करके हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है। तो इसका बचने का एक और तरीका भी होता है कि हम लोग अपने जो फुटप्रिंट होता है उसको हम लोग रिमूव कर दे, डिलीट कर दे, तो थोड़ा सा हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है। आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको करते हैं। नेक्स्ट
तीन टाइप के हैकर होते हैं, तीन टाइप के हैकर, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट। इसमें सबसे डेंजरस ब्लैक हैट वाले होते हैं। ब्लैक हैट वाले जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, उनका जो मोटिव होता है किसी को भी हार्म पहुंचाना होता है, किसी कोई भी इलीगल काम, कोई भी इलीगल काम जो होता है वो ब्लैक हैट वाले हैकर करते हैं। अगर कहीं पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, अगर कहीं पे किसी का कोई बैंक से अकाउंट में ये बैंक से पैसा कट जाए, किसी का डेटा जो है वो चोरी हो जाए, अगर सिस्टम हैक हो जाए, सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, अगर किसी और के एक्सेस में चला गया है, तो वो जैसे कि हम लोग अभी एनडीडीएस हम लोग देखे थे, उस टाइप का अगर वो काम कोई कर रहा है तो वो पर्सन जो होता है वो ब्लैक हैट के कैटेगरी में आता है, जो इलीगल तरीके से, इलीगल मतलब कि बिना हमारे परमिशन का अगर वो काम कर रहा है, बिना मेरे परमिशन का अगर वो मेरे किसी भी चीज को अगर वो लॉस पहुंचा रहा है, अगर हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो होता है वो ब्लैक हैट की कैटेगरी में आता है। व्हाइट हैट जो होता है वो लीगल होता है, यानी कि कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं जो लीगल तरीके से काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो लोग ब्लैक हैट में आते हैं, वो लोग लीगल होते हैं। किसी पर्सन का जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, उस ऑथराइज पर्सन का वो लोग परमिशन लेकर के ये काम करते हैं, तो वो लोग व्हाइट हैट वाले में आते हैं। अगर बिना परमिशन का अगर वो काम कर रहे हैं तो ब्लैक हैट हो जाएंगे, और अगर वो किसी का परमिशन ले रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के अगर अंडर में अगर वो काम कर रहे हैं, अगर किसी का सिस्टम अगर हैक करना है फॉर द पॉजिटिव पर्पस, तो उस केस में हम लोग उनको व्हाइट हैट की कैटेगरी में रखते हैं। ग्रे हैट जो होता है वो दोनों का मिक्सअप होता है, वो दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि जो ग्रे हैट जो हैकर होता है वो परमिशन तो नहीं लेते हैं, जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो परमिशन नहीं लेते हैं ऑथराइज पर्सन का, बट उनका मोटिव किसी को जो है हार्म पहुंचाना भी नहीं होता, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर जो ब्लैक हैट वाले हैं वो लोग तो ठीक है, अगर वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि वो किसी पर्सन को हार्म पहुंचा करके अपना वो प्रॉफिट देख रहे हैं। जो व्हाइट हैट वाले हैं, अगर वो किसी को उनका मोटिव किसी को हार्म पहुंचाना नहीं है, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी मिला होगा, उस बदले में उनको कुछ पैसा मिल रहा होगा। बट ग्रे हैट वाले वो किसी के अंडर में भी काम नहीं करते हैं, और ना ही उनके पास कोई लीगल परमिशन होता है, बट वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कभी कभी होता है कि अगर जो ग्रे हैट वाले जो हैकर्स होते हैं, अगर किसी का हैकिंग अगर ऐसा प्रोसेस कुछ कर रहे हैं और उनको वहां पे कुछ खामियां दिख गई, कुछ गलती दिख गई, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, उसके ओनर से वो लोग रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे पैसा लेते हैं, ना कि उनको हार्म पहुंचाते हैं। यानी कि वो एक खोजते हैं कि हमारा अर्निंग सोर्स क्या हो सकता है अपने तरीके से। अगर उनको कहीं कुछ अगर मिल जाए, उनको अगर कहीं कुछ मिल जाए कि हाँ यहाँ पे ये हैकिंग हो सकता है, यहाँ पे कुछ खामियां है, इस तरीके से अगर किसी डेटा को अगर वो बचा सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को अगर वो बचा सकते हैं, उस केस में वो बचाते हैं, और उसके जो ओनर होता है उसके ओनर को वो लोग रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद से उनसे बदले में कुछ उनसे वो पैसा को लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मनी का कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, और बदले में उनको मिल भी जाता है। तो वो लोग ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, जो कि उनका मोटिव किसी को हार्म पहुंचाना भी नहीं होता है, बल्कि और ना ही उनके पास कोई लीगल परमिशन होता है कि वो लोग उस चीज को लीगल तरीके से करें, बल्कि वो लोग इलीगल में आते हैं, लेकिन वो लोग हार्म भी नहीं पहुंचाते हैं किसी को। तो ये हम लोग के तीन अलग अलग टाइप के हैकर्स होते हैं। Move to the next. Okay, move to the next. Now, play the video.
पहले जो हैकर्स होते हैं वो पहले हमारे हिस्ट्री को, हमारा जो फुटप्रिंट है उस पे वो लोग जाकर के देखते हैं कि हम कौन सी साइट पे, कौन सी जगह पे बार बार जा रहे होते हैं। तो वो चीज वो लोग पता लगाने के बाद से हमको उसी टाइप का वो लालच देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले उनको 10% का छूट मिला, 10% का पहले लालच दिया गया, फिर 20% का लालच दिया, लालच बढ़ता गया, और जब 50% का जब लालच दिया गया है तो फिर वहां पे हमारे सिस्टम पे वो अटैक करके हमारे सिस्टम को अपने अंडर में वो ले लिया है। तो इस तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो लालच भी देते हैं। तो इस तरीके से लालच देने के बाद हमारे सिस्टम पे वो जो है अटैक करते हैं। और सॉफ्टवेयर थेफ्ट, सॉफ्टवेयर थेफ्ट मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को चुराने का काम, किसी भी सॉफ्टवेयर को चुराने का काम ये जो होता है ये कहीं ना कहीं एक हम लोग का अगर कोई हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है अगर वो पायरेटेड है, अगर हम लोग का कोई सॉफ्टवेयर अगर पायरेटेड है, पायरेटेड इन द सेंस कि अगर वो हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो एक्सपायर हो चुका है, अगर वो सिस्टम ऑथराइज्ड, अगर वो सॉफ्टवेयर अगर वो ऑथराइज नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता है कि अगर वो ऑथराइज नहीं होता है, अगर वो एक्टिवेट नहीं होता है, तो जो थेफ्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो थेफ्ट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सिस्टम पे जो एंटर कर जाते हैं इलीगल तरीके से, और वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, हमारे सॉफ्टवेयर पे वो जो है वो अपना कुछ एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटी ऐड कर देते हैं, उसमें या तो किसी तरह कोई वायरस उसमें ऐड कर देते हैं, किसी तरह का कोई उसमें जो हम लोग का एक्स्ट्रा फाइल जो कि उनके लिए हेल्पफुल होगा उस चीज को उसमें वो ऐड करते हैं with the help of corrupt or the deactivate software। तो इसलिए कभी भी हम लोग को जो है किसी भी तरह के जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अगर कोई एंटीवायरस भी हम लोग का जो बताएंगे जो यूज करते हैं वो एंटीवायरस भी हम लोग का एक्टिवेट होना चाहिए, जो हम लोग का एंटीवायरस भी होना चाहिए वो हम लोग का जो है ज्यादा ये फ्री वाला नहीं होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए। लाइकवाइज यहाँ भी सॉफ्टवेयर भी हम लोग का जो होगा सॉफ्टवेयर हम लोग का कोई पायरेटेड वर्जन ना होना चाहिए, हम लोग का जो भी हर एक सॉफ्टवेयर यूज करे वो सॉफ्टवेयर हम लोग का वो एक्टिवेट होना चाहिए। अदरवाइज वो जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग का सिस्टम में सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग का सिस्टम में कोई भी वायरस और कोई भी जो हैकर्स होते हैं वो इजीली एंटर कर जाते हैं, और इंटर करने के बाद हमारे सिस्टम में जो है वो किसी भी डेटा को वो इरेज भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और वो कॉपी करके उसका कोई मिसयूज भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हम लोग कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद या फिर हम जनरली मोबाइल वगैरह में हम लोग जब कुछ भी डाउनलोड वगैरह करते हैं तो हम लोग कुछ एग्रीमेंट मिलता है, कुछ एग्रीमेंट हम लोग का होता है, जो कि एग्रीमेंट हम लोग को जो है एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है। अदरवाइज वो जो हम लोग का जो कंपनी होता है वो कंपनी हम लोग को एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि डेट आई एम द लीगल, हम तुम्हारे किसी भी सिस्टम को किसी भी फाइल को जो है उसमें कोई भी हैकर्स का या किसी भी वायरस का उसमें हम जो है प्रोटेक्शन देंगे। तो उस केस में हमको ये एग्रीमेंट को कभी भी एग्री करना होता है। अगर हम एग्री नहीं करें तो उस केस में क्या होगा कि हमारा वो सिस्टम, हमारा जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो कंपनी होता है एक ट्रस्टेड वो जो ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को हमारे से कंप्यूटर में वो इंस्टॉल करवाता है। तो वो से जो हम लोग का जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को भी हम लोग को अपने सिस्टम में एग्रीमेंट के थ्रू ही डाउनलोड करना चाहिए, अगर हम कुछ ऐसा अगर हमारा सॉफ्टवेयर है तो। इसके अलावा कुछ हम लोग अपने मोबाइल वगैरह को अलाउ करते हैं, यानी कि अगर हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए तो वहां पे अलाउ का और डिनाई का ऑप्शन आता है। अगर हम उसको अलाउ कर रहे होते हैं, अलाउ कर दिए होते हैं, तो उस केस में उस सॉफ्टवेयर के पास, उस सॉफ्टवेयर वाले कंपनी के पास कंप्लीट एक्सेस हो जाता है उस मोबाइल के उस फीचर को यूज करने का, उस फीचर्स को यूज करने का। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम कैमरा को अगर हम अलाउ कर दें गैलरी को यूज करने का, अगर हम कैमरा को अलाउ कर दें गैलरी को यूज करने का, तो कैमरा के हर एक फीचर्स के पास ये कैमरा के पास हर एक ये जो पावर होता है कि वो गैलरी के हर एक पिक्चर को वो देख सकता है, वो जो है उसके कुछ भी उसका कर सकता है। बट
ऐसा नहीं होता है कि जो भी कंपनी होती है जो हम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं हमारे किसी भी कंपनी को वो अनऑथराइज तरीके से यूज करे, अनऑथराइज तरीके से वो यूज नहीं करता, इतना हम लोग को ट्रस्ट रखना पड़ता है। तो इस लाइसेंस को भी एग्री हम लोग को करना पड़ता है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि जब हम लोग का क्विक फिल वगैरह का या फिर कोई भी हम लोग अगर हम लोग प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहे हैं तो एक एक्टिवेशन की देता है जो कि एक हमारे जो सिस्टम होता है उस चीज को एक्टिवेट करता है, उस चीज को वो जो है एग्री करता है। तो हम लोग को प्रोडक्शन एक्टिवेशन की से ही हम लोग को जो है उसको यूज करना चाहिए। एक्टिवेशन की कैसे काम करता है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर करते हैं और उसमें एक्टिवेशन की अगर हो तो उस केस में क्या होगा कि जो हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस कंपनी के पास एक लिंक जाता है जो कि एक उसके पास नोटिफिकेशन जाता है कि द पार्टिकुलर पर्सन हैज रजिस्टर्ड विद द पार्टिकुलर एक्टिवेशन की। तो वो हमारे सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देता है, वो जो हमारा पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उस चीज को वो एक्टिवेट कर देता है। तो हम लोगों का किसी भी प्रोडक्ट को एक्टिवेशन की को जो है एक्टिवेट करके ही रखना चाहिए। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन एक कोड लैंग्वेज होता है, एक कोड लैंग्वेज होता है जो कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच को जो है वो बात करवाता है। यानी कि हम अगर किसी को कुछ मैसेज कर रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे अगर हम किसी को अगर हम मैसेज किए तो व्हाट्सएप पे हम मैसेज किए हाय, तो क्या लगता है कि जो व्हाट्सएप कंपनी उसको भी ऐसे मैसेज मिल जाता हो कि हाँ हमारा जो नंबर है हम नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर को हम व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे, मिल जाता होगा? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अगर हमको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप कंपनी को अगर हम किसी को हाय भेजे और व्हाट्सएप कंपनी हमारे हर एक मैसेज को पढ़ सकता है, सो इट्स इम्पॉसिबल कि वो ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इनक्रिप्टेड कोडिंग होता है। अब हम लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं उसमें देखिएगा लिखा होता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन, ऐसा वो ऊपर में लिखा हुआ होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम सर को भेजे हाय तो हम भेजे हाय और वो हाय इनके पास जाएगा, बट हमारे और इनके बीच में जो मीडिएटर है जो कि जो हमारा व्हाट्सएप कंपनी है उसके पास हाय नहीं जाएगा, उसके पास इंक्रिप्टेड कोड जाएगा। इंक्रिप्टेड कोड मतलब कि जो हम लोग का जो हाय लिखा हुआ होगा एक कोड में होगा, वो कोड कुछ भी हो सकता है, वो कोड अल्फा न्यूमेरिक होगा और वो कोड कुछ भी हो सकता है। तो वो हमको पता चला है कि वो हाय है, वो इनको पता चला है कि वो हाय है, लेकिन बीच में जो व्हाट्सएप कंपनी एज ए मीडिएटर जो बैठा हुआ उसको नहीं पता चल पाएगा कि वो जो हम लोग का इंक्रिप्टेड कोड है वो इंक्रिप्टेड कोड क्या लिखा हुआ है, वो चीज उसको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए वहां पे लिखा हुआ था इंड टू इंड इंक्रिप्शन, यानी कि वो हमारे बात को वो इंक्रिप्ट कर देता है, वो नहीं पढ़ सकता है, चाहे मेरा कितना भी मैसेज छोटा हो कितना भी बड़ा मैसेज हो, उस चीज को वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके पास एक कोड लैंग्वेज में जाता है इंक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट टू द चीपर टेक्स्ट, रीडेबल डेटा और अनरीडेबल कैरेक्टर, यानी कि रीडेबल से वो अनरीडेबल में वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द हम लोग का वो एक कोडिंग में हो जाता है। नेक्स्ट जब हम लोग किसी भी साइट पे जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग का क्योंकि बताया कि हम लोग का वहां पर भी डेटा लॉस होने का चांसेस होता है, तो उस केस में जो हम लोग का जो साइट होता है वो भी हम लोग को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो वो हम लोग का कंप्लीट सिक्योर होना चाहिए, कंप्लीट इनक्रिप्ट होना चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग का जो साइट है वो सिक्योर है या अनसिक्योर है, कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो सिक्योर है या अनसिक्योर है? अगर आप किसी भी साइट पे गए तो उसका एक तरीका होता है कि अगर हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं, अगर हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो वहां पे या फिर कंप्यूटर में भी यूज करेंगे तो वहां पर एक लिखा हुआ होता है हमारे से www.google.com, तो www के पहले एक वर्ड होता है https या http। अगर हम http है मतलब हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर HTTPS है तो उस केस में हमारा वो साइट कंप्लीट सिक्योर रहता है, वहां पे किसी तरह का कोई हमारा डेटा लॉस होने का चांसेस नहीं होता है। बट अगर वहां पे HTTP है, अगर किसी भी साइट पे जाए तो जरूर चेक करें कि वो HTTP है या HTTPS है। अगर S है देन वी आर सेफ। अगर HTTP है मतलब कि हम उस साइट पे जाने पे रिस्क ले रहे हैं, वहां पे डेटा लॉस हो जाएगा तो इसके रिस्पांसिबल सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, बाकी और कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी, चूंकि जो हैकर्स होते हैं उनका मोटिव होता है कि किसी ना किसी को हार्म पहुंचाना। अगर ब्लैक हैकर जो हैकर होते हैं उनका ये मोटिव होता है किसी ना किसी को हार्म पहुंचाना। तो वो इस टाइप का भी HTTP वाले का भी वो जो है वो HTTP वाले का वो साइट एक बना करके और वो अपलोड कर देते हैं। अगर वहां पे कोई जाएगा तो वहां से उसका हैकिंग होने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि HTTPS जो होता है वो कंप्लीट परचेस किया होता है और वो सिक्योर होता है। HTTPS सिक्योर होता है, HTTP सिक्योर नहीं होता है, और वहां जाएंगे तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है। इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना होता है। किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो वेब ब्राउज़र हम लोग का गूगल क्रोम भी हो सकता है, या फिर हम लोग का मोज़िला फायरफॉक्स भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, या फिर अदर किसी भी पे जाएंगे तो इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि HTTP और HTTPS, इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो जो अगर आप किसी भी साइट पे अगर जा रहे हैं तो वो जो साइट होता है, जो वेब ब्राउज़र होता है, वो हम लोग को सर्टिफिकेट इशू करता है कि वी आर द सेफ। जब कभी भी किसी भी साइट को जब हम वहाँ किसी भी ब्राउज़र को जब यूज कर रहे होते हैं तो उस केस में वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि जब वहां पे उसके एग्रीमेंट को जब हम टिक कर देते हैं, मींस कि हम उसके एग्रीमेंट को कर लेते हैं और वो उसमें सर्टिफिकेट भी एक हमारा हो जाता है कि आई एम द सेफ। अगर आप किसी भी कंपनी के अगर ब्राउज़र को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो है सर्टिफिकेट को वो इशू कर देता है कि अगर किसी भी तरह का कोई इलीगल अगर वहां पे अगर कोई काम होगा, अगर वहां पे अगर हमारा सिक्योर नहीं होगा तो हमको एक नोटिफिकेशन दे देता है कि हम उस इलीगल साइट पे हम मूव किए हुए हैं। सो वहां पे हमारा कोई जो इलीगल काम हो सकता है, वहां पे गलत काम हो सकता है, तो उस चीज से भी हमको वो बचाता है, हम लोग का सर्टिफिकेट होता है। अगर हम किसी भी साइट पे जा रहे हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से, तो अगर हमारा कोई डेटा अगर हैक हो जाए तो उससे बचने का एक और तरीका है, दैट इज द बैकअप। हम तो उस पे अटैक तो कर देगा बट हमारा जो डेटा होगा वो लॉस नहीं होगा। अगर कोई हैकर या कोई हैकर या वायरस कोई अगर अटैक कर भी दिया तो हमारा वो डेटा लॉस नहीं होगा। इसका एक जो तरीका है वो है बैकअप। हमको बैकअप ले लेना चाहिए। बैकअप मतलब कि हमारा जो डेटा है उस डेटा का एक कॉपी बना लेना चाहिए। एक कॉपी जो है हमको बना करके अपने किसी अलग कंप्यूटर में या फिर अलग पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हमको उसको रख लेना चाहिए कि अगर मेरा कोई अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो उस डेटा को जो है हम अलग जगह एक सुरक्षित रख लेंगे। तो अगर कभी भी अगर वो मेरा लॉस हो भी जाता है गलती से किसी भी तरीके से, तो उस केस में हमारा वो डेटा लॉस नहीं होगा। दोबारा से हम उसको बैकअप को रिस्टोर करके हम उसको एक कॉपी बना सकते हैं। तो हमेशा हमको अपने किसी भी इंपॉर्टेंट डेटा का, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उस डेटा का हमेशा एक हमको बैकअप रखना चाहिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। अगर लॉस हो भी गया तो दोबारा से हम उसका एक कॉपी बना सकते हैं। What are the computer ethics? एथिक्स एक हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी कि कोई भी ऐसा क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, एक ह्यूमन बिहेवियर का क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, उस चीज को हमारा ये एथिक्स डिफाइन करता है। हमारा मोरल जजमेंट कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो होता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर हमारे कंप्यूटर को अगर वो यूज कर रहा है
तो अनएथिकल हो जाता है, वो इलीगल हो जाता है कि अगर हमारे कंप्यूटर को या किसी भी डेटा को अगर वो इलीगल तरीके से यूज करेगा, दैट इज द अनएथिकल। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह होता है कि जैसे कि अभी की हम लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले क्या होता है कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट वो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, लाइक हम लोग का गुडविल, या फिर हम लोग का कॉपीराइट, या फिर हम लोग का ट्रेडमार्क, ये हम लोग का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जिसका वैल्यू तो होता है बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का एक लाइव एग्जांपल था बिस्लेरी का बहुत सारा वर्जन आया है मार्केट में अभी, बिस्लेरी अलग अलग स्पेलिंग को चेंज कर करके, तो मतलब ये या इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में जो है वो अनएथिकल तरीके से उसको यूज किया जा रहा है कि यानी कि इलीगल तरीके से यूज किया जा रहा है कि बिस्लेरी जो कंपनी है उसको जो है अलग अलग नाम दे करके वहां पे यूज किया जा रहा है, तो ये इलीगल हो जाता है, ये अनएथिकल हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी यानी कि हमारे किसी भी डेटा को, हमारे किसी भी पर्सनल डेटा को प्राइवेसी तरीके से अगर कोई यूज नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे कि हम क्या बोले कि हम अगर गूगल कंपनी को अपना पूरा का पूरा डेटा दिए, पूरा एक्सेस दिए हुए, मतलब कि मेरा मोबाइल नंबर भी गूगल के पास है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी गूगल पास है, मेरा ईमेल आईडी भी, मतलब अगर मेरे मोबाइल में अगर ईमेल आईडी अगर उसके पास है, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल का, मेरे लैपटॉप का पूरा एक्सेस गूगल कंपनी के पास है। बट जो वो गूगल कंपनी है वो कंप्लीट एक हमको ये प्राइवेसी देता है, एक सिक्योरिटी देता है कि हाँ हम आपके किसी भी डेटा को इलीगल तरीके से यूज नहीं करेंगे और हमको उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे इंफॉर्मेशन का वो प्राइवेसी रखता है। नेक्स्ट, What are some way to safeguard the personal information? उससे बचने का एक तरीका ये भी होता है कि हमारे कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चीज से हम कैसे बचेंगे। तो वो चीज हम लोग का जब कभी भी हम लोग कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, जब कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी परचेजिंग वगैरह करें, तो उस केस में या फिर कभी कोई फॉर्म वगैरह फिल करें तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली हमको फिल करना चाहिए कि हमारा जो भी कुछ डेटा वगैरह है, उस डेटा को हम लोग को सिक्योर तरीके से वहां पे फिल करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज को हमको जो है पूरे प्रिकॉशन के साथ उसको यूज करना चाहिए। तो वहां पे हमको एक सेफ गार्ड मिलता है। जब कभी भी कुछ भी हम सर्च करें तो कुछ दिनों के बाद हमको अपने हिस्ट्री को क्लियर कर देना चाहिए। इससे जो फायदा होता है कि जो हैकर्स होते हैं हमारे उस जो डेटा है, उस हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो फुटप्रिंट है उसके पास तक वो नहीं पहुंच पाता है, तो हमको उसको डिलीट कर देना चाहिए अपने डेटा को। इसके बाद से कुछ स्पैम मैसेज वगैरह अगर आए जो अननोन सोर्स से आ रहा है, उस पर हमको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो ये सब अलग अलग हम लोग का जो प्रिकॉशन है यहाँ पे जो सेफ गार्ड है वो चीज है, जितना इंफॉर्मेशन हम लोग का जरूरत हो सिर्फ वही उसको प्रोवाइड करें, उससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम वहां पे नहीं करें। प्ले द वीडियो। चलो सर मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, आप संजय कुलकर्णी से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। सर आपने हाल ही में आपकी सेविंग अकाउंट से कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? पूछो, तुमने बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? मम्मी के टिकट्स। मम्मी की जी जी किया, क्यों? सर आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया है सर। अरे क्यों? सर आपके सर केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, तो आपका अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। हाँ पूछिए। सर आपका पूरा नाम? संजय वसंत कुलकर्णी। सर डेट ऑफ बर्थ? 12/9/78। सर आप एक बार अपना एटीएम कार्ड नंबर कंफर्म कर देंगे? चलो मेरा बोला क्या?
एक बंदे पर नहीं, लेकिन हेलो, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, 52 12 टाइम 075। सर आपका पिन नंबर होल्ड कीजिए मोबाइल में। 15। भाई साहब किससे बात कर रहे हो आप और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा, कुछ भी हो जाए बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, सीवीवी नंबर, ओटीपी, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ, नॉट सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल वही हम लोग का जहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव कर देते हैं। जैसे कि अगर हम अमेज़न से कुछ खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हैं, तो या फिर फेसबुक है, ये सब जगह पे हमारा कंप्लीट प्रोफाइल होता है। मतलब कि हमारा नेम या फिर हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर हमारा डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर हमारा आधार नंबर, वो सब चीज़ हमारा वहाँ पे होता है। तो उस जगह को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल कहते हैं, जहाँ पर हम लोग का पूरा एक प्रोफाइल होता है। तो उससे जो प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल होता है, वो प्रोफाइल को भी हमको ध्यान देना होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल किसके साथ शेयर कर रहे हैं, वो हमारा ट्रस्ट पर्सन है या फिर कोई इलीगल पर्सन है। तो इस चीज को भी हमको ध्यान देना होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल होता है वो चीज हम कहाँ पे अपना सेव कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। कभी कभी जो हम लोग को होता है इस टाइप का कुछ फ्रॉड कॉल भी आता है, इस टाइप का कुछ फ्रॉड कॉल भी आता है या फिर मैसेजेस भी आता है, ईमेल भी आता है, जो कि हमारे जो प्रोफाइल होता है उस चीज को वो हमारे साथ वो शेयर कर उसके साथ हम शेयर कर देते हैं और हमारा कुछ भी उससे लॉस हो जाता है। तो अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल अपना किसी के साथ शेयर हम ना करें अगर वो इलीगल पर्सन या फिर इलीगल साइट हो तो। नेक्स्ट, व्हाट इज कुकी? कुकीज होता है एक तरीके से जो लीगल या इलीगल दोनों तरीके से ये काम करता है। जब हम लोग कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं कभी भी साइट पे या कहीं पे भी, तो हम बार बार जिस चीज पे जा रहे होते हैं, हम जिस चीज पे बार बार जा रहे होते हैं, तो वो क्या करता है कि उस साइट को एक हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक अलग जगह पे वो स्टोर हो जाता है। एक अलग जगह पे वो स्टोर हो जाता है और स्टोर होने के बाद वो एक कंप्यूटर को हिस्ट्री के जैसा ही वो काम करता है कि यानी कि जैसे कि हम लोग को YouTube पे या फेसबुक पे अगर पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट हमको उसी टाइप का ही कैसे आता है जो चीज हम प्रीफर कर रहे होते हैं वैसा ही क्यों आता है। यानी कि एज ए फीमेल वो लोग को ज्वेलरी का या फिर किसी फीमेल क्लॉथ्स वगैरह का ही क्यों आता है, ना कि मेल ना कि किसी मेल पर्सन का कोई ऐसा आइटम्स का, तो लाइक शूज वगैरह, तो उस टाइप का नहीं आता। ये सब रीजन इसलिए होता है कि जो कुकी होता है वो बार बार उस साइट पे जाने के बाद ये समझ जाता है कि हाँ वो किस टाइप का पर्सन है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल से पता कर लिया कि हाँ वो मेल है या फीमेल है, एक तो वो पता कर लिया। दूसरा कि अगर वो पर्सन बार बार उस साइट पे जा रहा है तो उस चीज से वो पता कर लेता है कि वो किस चीज को वो प्रीफर कर रहा है। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करेंगे, तो उसका एडवर्टाइजमेंट हमारा फेसबुक पे भी आ जाता है या फिर हमारा यूट्यूब पे आ जाता है, उसी से रिलेटेड वो चीज आ जाता है। ये सब चीज कहीं ना कहीं हमारा कुकी से होता है कि हमारा जो कंप्यूटर लैपटॉप में मोबाइल में एक कुकी बन जाता है जो कि उस कंपनी को ये हेल्प करता है कि ये पर्सन किस चीज से वो प्रीफर कर रहा है, क्या चीज को वो ज्यादा जो वैल्यू दे रहा है, तो वो कुकी उस चीज के लिए हेल्प करता है। कुछ दिन पहले अभी व्हाट्सएप एक हम लोग से एग्रीमेंट करवाया था, यानी कि हमको उसके एग्रीमेंट को कंफर्म करना कंपल्सरी था। वो इसलिए बस करवाया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हम लोग एज ए यूजर हमको वो हार्म पहुंचाना, ऐसा कुछ का मोटिव नहीं। उसका बस मोटिव ये था कि व्हाट्सएप और फेसबुक क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के हैं, तो अगर हम व्हाट्सएप पे कुछ भी बात कर रहे हो तो वो इंक्रिप्टेड तरीके से उसी से रिलेटेड जो है
वो उस फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। यानी कि हम क्या प्रिफर कर रहे हैं, अगर हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो गूगल पे जो कुछ सर्च करेंगे वो चीज हमारा फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी अदर जगह पे हमारा उसी से रिलेटेड हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है। इसका रीजन बस ये होता है कि उसका बस रीजन ये होता है कि हमारा ये कुकी वहां पे सेव हो जाता है, ये कुकी हमारा वहां पे सेव हो जाता है और हमारा डेटा को वहां से वो गैदर करने के बाद हमको उस टाइप का वो इंफॉर्मेशन देता है। Next. बस यही है कि वो किस तरीके से काम करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हम किसी भी डेटा को जो है सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद वहाँ पे कुकी का एक वहाँ पे जो है एक हमारा पेज बन जाता है और वो पेज जो हमको हेल्प करता है हमारे अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट वगैरह में वो काम करता है। फिर अगर इलीगल तरीके से देखा जाए तो इलीगल तरीके से जो है अगर कोई हैकर्स वगैरह अगर उस कुकी को अगर वो कहीं से उसको मिल जाता है तो हमारे डेटा को वहां से वो कॉपी करके इलीगल उसका यूज कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पर हमारा थैंक यू।